हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इंडियन सिनेमा में एक नई जान फूंकी है। वो एक ऐसे कलाकार हैं जो फ़न की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वो बेहतरीन अदाकार हैं, बेमिसाल कहानीकार हैं और एक आला दर्जे के डायरेक्टर भी हैं। उनके हुनर ने न सिर्फ इंडियन सिनेमा को नया अंदाज दिया है बल्कि इसे और भी ज़्यादा गहराई और रियलिटी दी है। आइए खैर मकदम करते हैं जनाब तिग्मांशु धूलिया साहब का। तिग्मांशु साहब ने हमें पान सिंह तोमर जैसी बेमिसाल फिल्में दी जिसमें गांव के एक मामूली आदमी की सच्ची कहानी बड़े दिलचस्प तरीके से पेश की गई है। हमको डरना है, आप लोगन को डरे तो आप काहे नहीं कर देते सरेंडर। साहेब बीवी और गैंगस्टर, इसमें मोहब्बत, वफा और पॉलिटिक्स का ऐसा रंग दिखाया है जो न सिर्फ दिलों को छू गया बल्कि सिनेमा के पर्दे पर एक अलग अंदाज, अलग तरीका का जोश ले आया है। हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। आप चाहते हो ना ये जंग होगी। और कौन भूल सकता है हासिल जो आज भी यंग जनरेशन के लिए एक कल्ट क्लासिक है जिसमें यूथ, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और जुनून को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। क्या हो गया, क्या हुआ? ऐसे कैसे आएगी बे? थोड़ा सा बवाल हो गया। कहाँ? देखो सुनो, लड़की जो है आदमी से प्यार करती है और आदमी में अगर वीरता नहीं है तो आदमी नहीं है। दिखाना, खाली दिखाना, फट जाएगी, हौंक हौंक के मारना, दौड़ा दौड़ा के मारना सालों को। और सुनो, हाँ सुनो आर्टिस्ट, जान से ना मार देना है, इतना मारना कि तुम्हारी जान को लगे कि तुम में जान है। लेकिन तिग्मांशु साहब का हुनर सिर्फ डायरेक्शन तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। एक अदाकार के तौर पर भी उन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाया है। फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनके निभाया गया किरदार रामाधीर सिंह को भला कौन भूल सकता है। उनकी दमदार अदाकारी ने उन्हें उस किरदार में जान फूंक दी। क्या मुंह में तार डाल किसी प्लाट में पतंग न उड़ाई तो हमारा नाम नहीं। अब तो सब बोल दे, करो जाके कहूं जिसका जवानी इतना जोश मार रहा। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग रहेंगे। हम यहाँ बहुत सालों से हैं। हमने फैजल के दादा को मारा, सरदार को मारा, वो दानिश, और हम अभी तक जिंदा है। काहे कि हम सनीमा नहीं देखते। ठीक है, बिना जानकारी का किसी को भी नौकरी पर रख। अबे अपने क्षेत्र में जाओ थोड़ा। आपकी फिल्म में हमें न सिर्फ इंटरटेनमेंट देती हैं बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को भी खूबसूरती से दिखाती है। उनकी बनाई फिल्में बुलेट राजा और चरस जैसी फिल्में भी इसी खासियत की मिसाल है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। चाहे डायरेक्शन हो या एक्टिंग, तिग्मांशु साहब का हर अंदाज कुछ कहता है, हमें कुछ सिखाता है और सच्चाई से जोड़ता है। आज हमारे पास मौका है तिग्मांशु साहब से जानने की कि उनकी तख्लीकी सोच, उनकी क्रिएटिव सोच का ये सफ़र कैसा रहा। क्या है वो पैशन जो उन्हें इतनी अलग अलग कहानियों को पर्दे पर पेश करने के लिए इंस्पिरेशन देता है और कैसे वो भारतीय सिनेमा के मुस्तकबिल को देखते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्वागत करते हैं तिग्मांशु धूलिया साहब का। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर आप बताइए कि ब्रॉटअप कैसे हुआ आपका, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग देखें वो इंस्पायर हों आपसे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इंस्पायर होने लायक है। छोटे टाउन से आने के बाद आपने काफ़ी अच्छे स्केल तक काम किया। ज़्यादा तो पता ही होगा लोगों में। पैदाइश मेरी इलाहाबाद में हुई, अशोक नगर में। फादर
वकालत कर रहे थे, मदर पढ़ाती थी, मेरे 2 बड़े भाई थे, एज डिफरेंस 7-8 साल का है मुझ में रूम में। तो वैसे ही जैसे कि इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास घर में जिस तरह की परवरिश होती, मदर फादर दोनों वर्किंग, तो उस तरह का माहौल था। लेकिन माहौल जो था, एक तो इलाहाबाद ने बहुत दिया, घर का माहौल से ही जो कुछ मिला। डेफिनेटली जी हाँ, मदर फादर दोनों फिल्में देखने के शौकीन, बाकी सब लोग, दोनों भाई है मदर फादर दोनों आर्टिस्टिक मूड के सब लोग थे। हाँ उस तरफ थे, पॉलिटिकली कल्चरली भी एक्टिव थे, अपने आप सब लोग एक नजरिया रखते थे चीज़ों पे, सारे इश्यूज पे। तो डाइनिंग टेबल पे, मैं तो छोटा था, बातें इस तरह की होती रहती थी। मैं तो नहीं कर पाता था बातें, लेकिन सुन पाता था। जी। मुझको लगता था कि जरूरी बातें हो रही हैं। महादेवी वर्मा जी का घर एकदम सामने है। मतलब आप अशोक नगर के आसपास रहते थे? जी, अशोक नगर। तो बहुत तो महादेवी वर्मा जी के यहाँ भी आपका आना जाना? मैं तो उनके घर जाता था आम की लकड़ियाँ लेने, क्योंकि घर में हवन होता था। अच्छा। तो उनके यहाँ मैं जानता था आम की लकड़ियाँ, उनका बहुत जी। बगीचा, हाँ, बड़ा बालिशान घर, उनका कांता करके उनका जी था। मकान है। कांता भाई से मैं लेता था लकड़ियाँ, उनका कुत्ते बहुत होते थे, मैं कई बार उनको देखता, बाहर बैठे हुए, उनका जो पॉन्ड है जिसमें कमल खिले हुए, वहाँ बैठा, उनको मैंने कई बार देखा ऊपर में। तो इलाहाबाद से आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जिसमें आपने इलाहाबाद के बारे में आपने यहाँ तक कहा है कि इलाहाबाद जैसा दूसरा शहर पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा आपने, इंडिया का तो छोड़िए, कहीं आपने नहीं देखा ऐसा। तो इलाहाबाद में, क्योंकि हम लोग भी इलाहाबाद के ही हैं, तो ऐसी खासियत आपने क्या देखी? हम लोग तो ऐसी खासियत तो नहीं देख पाए। हम लोग तो हमेशा सुनते रहे हैं कि इलाहाबाद बड़ा डेड शहर है, इलाहाबाद में कुछ नहीं है, कुछ करना है तो इलाहाबाद छोड़ना पड़ेगा, इलाहाबाद में रह के ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी, यही सब सुनते रहे हैं हमेशा हम लोग। लेकिन आपकी बात सुन के बड़ा एक्साइटमेंट होता है, लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि इलाहाबाद कुछ है, ढूंढना चाहिए हमको। तो क्या मिला आपको? मैं अभी भी इस बात पर एकदम अडिग हूँ कि इलाहाबाद जैसा दूसरा शहर नहीं है। दुनिया तो शायद मुझको नहीं पता, दुनिया में होंगे ऐसे शहर, लेकिन हिंदुस्तान में तो नहीं है। जहाँ पे आपको हर तरह की चीजें मिल जाएगा, आपको जिस तरह की दुनिया चाहिए इंसान को, उस तरह की दुनिया मिल सकती है, जो हर शहर में मुमकिन नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। हाँ, वहाँ पे आपका, अगर आपको राजनीति में जाना है तो आप पक्के वहाँ पे लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। इतनी हिस्ट्री, इतनी बड़ी लेगेसी है, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर की तरफ जाना है तो वहाँ पे लोग हैं। और वहाँ की जो पहला, मुझको लगता है इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इलाहाबाद का रहा ना, उसके पीछे इतिहास है। डेफिनेटली उसके पीछे इतिहास है। क्या था 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने इलाहाबाद को बुरी तरह से रौंदा, पूरे संगम इलाकों को तोप से उड़ा दिया था उन्होंने। जहाँ पे अभी अल्फ्रेड पार्क और सिविल लाइन्स है, वहाँ पे गांव होते थे, ज़्यादातर मुस्लिम्स के थे। उन एक हर पेड़ से लाशें टंगी थी, कई दिनों तक लाशों को उठाया गया। फिर उन जो बस्तियों को, लोगों की बस्तियों को उजाड़ा गया, उसके ऊपर अंग्रेजों ने अपना एक अंग्रेज शहर बनाया। एक बार कैपिटल भी बना इलाहाबाद, वो तो एक दिन के लिए बना। अल्फ्रेड पार्क बना हुआ, सिविल लाइन्स बना, उन कंपनी लाशों पे है जी, लोगों की लाशों पे बना वो। और जब वो बना 1857 के बाद, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी गई और अब क्वीन सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आ गया इंडिया जी। तो जो प्रोक्लेम किया गया कि आज से हिंदुस्तान इज अंडर द क्वीन, वो प्रोक्लेम इलाहाबाद से किया गया, मिंटो पार्क से डिक्लेयर यहाँ पे किया गया, प्रोक्लेम इलाहाबाद में किया गया वो जी। तो कलकत्ता के बाद जो दूसरा बड़ा शहर अंग्रेजों का बना वो इलाहाबाद बना। तो तमाम चीजें और भी बनी, सिविलाइज पुलिस हेडक्वार्टर बना, हाई कोर्ट बना, ये तब जब यूनिवर्सिटी मेयर कॉलेज बना, जब ये सारी चीजें बनी तो इलाहाबाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, कोई वकालत करने, कोई प्रोफेसर बनने, कोई बिजनेस करने। इतने कश्मीरी कैसे आ गए इलाहाबाद में? नहीं, हर तरह के लोग हैं। वो क्यों आए? वो तब उस वजह से आए, बिकॉज एक नया शहर जिसमें डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन, इन तरह की बाहर आ रही थी, नया बन रहा था। प्लान वे में बनाया गया। बंगालीज कहाँ से आए? सब जो मैन, वो सब लोग बंगालीज हैं तब। तो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इलाहाबाद का रहा, शहरी, जिसने फिर जिसका नतीजा है कि आपके सारे लिटरेचर। अभी आप जाते हैं इलाहाबाद, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि वो बात है इलाहाबाद में? नहीं, वो लोगों में या जगह में नहीं। वो मैं बहुत बोलता हूँ, उसका पीछे कारण प्रयागराज एक्सप्रेस है, जिसकी वजह से इलाहाबाद, क्या वो जो पहले नहीं थी जब वो ट्रेन, चलिए अच्छा है, लोगों को बहुत सुविधा हो गई, लेकिन फ्लिप साइड उसका जो वो ये है कि पहले दिल्ली दूर लगता था,
लखनऊ ट्रेन बहुत से आसान जाते हो थे गया आप, है, जी। हमारे ताऊ जी रहते, हम ट्रेन से जाते थे लखनऊ। दिल्ली अरे भाग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली उस दूर ट्रेन ने तड़ से रात को बैठाई है, सुबह दिल्ली ओवरनाइट। तो इलाहाबाद। और वो ये देखिए हर चीज की टाइमिंग होती है, दैट वाज द टाइम जब ये ट्रेन चालू हुई, तब इलाहाबाद में यूपी में रीजनल पॉलिटिक्स का इमर्जेंस वाज अराउंड द सेम टाइम। रीजनल तो लोगों ने अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और भेजना शुरू कर भेजना। दिया। लोगों ने जो कि इलाहाबाद वकीलों का शहर, एजुकेशन का हब था एजुकेशन, पहले तो। ये लोग सब दिल्ली जाने लगे, लोग दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जी। करना। तो जो इलाहाबाद का आप कहिए, भले ही आप उसको बोले इलीट क्रीम जो भी था, वो चला गया। लेकिन वही लोग थे जो इन सब चीजों को एक एक्टिव रखते थे। वो सब लोगों ने इलाहाबाद Scattered छोड़ हो दिया, गया बिल्कुल। उस ट्रेन ने दिल्ली के करीब कर दिया और लोग इलाहाबाद छोड़ दिए। और फिर पूर्वांचल से लोग जी वो लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ, वो आए इलाहाबाद। आजमगढ़, जी, बलिया, जी, जी। जौनपुर, ये लोग इलाहाबाद आ गए। उनको इलाहाबाद की जो लेगेसी थी उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी जीविका चलाने, अपनी स्ट्रगल के लिए आते, जीने के लिए, और बच्चों को बेटर एजुकेशन देने, उनके लिए आजमगढ़ से तो बड़ा ही शहर है इलाहाबाद हर मामले में। तो इलाहाबाद का चेहरा बदल गया। मतलब मैंने जिंदगी में कभी लिट्टी चोखा क्या होता है मुझे पता नहीं था। आज हर चौराहे में लिट्टी चोखा बेच रहा है इलाहाबाद में। बहुत बहुत नई चीजें हो गई, तो ये सब नई चीजें हो गई। पुरानी चीजें खत्म भी हो फिर गई। कुछ अजीब सा भी आया, कई लोगों को धमकाया गया, लोगों ने जमीन के चक्कर में, फिर लोगों ने उस वजह से भी इलाहाबाद छोड़ा। तो वो चले गए वो लोग, अभी भी हैं, लेकिन उस तरह से एक्टिविटीज अब खत्म हो गई है, मिलना जुलना। मैं जब मैं यूनिवर्सिटी में था भी नहीं, तो हम MC चट्टोपाध्याय साहब फिल्म क्लब चलाते थे, अप्लाइड जी जी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में उसकी हम्म। स्क्रीनिंग होती थी। जी अब वो फिल्में मंगाते थे आर्काइव से, पूना से, और वो बड़े 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 फॉरेन डायरेक्टर्स की फिल्में होती थी, 16mm पे दिखाई जाती थी। डॉक्टर्स आते थे, वकील आते ये तो थे, जिनको 2000 में फिल्मों का चला, जी। वो था। और हम भी बैठे रहते थे, बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आता, मतलब फिल्में नहीं समझ में आती, मुझको लगता है इतने बड़े लोग ये पिक्चर देख रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स बहुत डिपार्टमेंट, अच्छी इसका फिल्म मतलब कुछ दिखा जरूरी रहे थे। चीजें तभी देख रहे हैं, मुझको भी देखनी चाहिए। तो इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट पड़ा, म्यूजिक, अब इसलिए अब देखिए संगीत समिति, वो तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जहां से आपको इनको जी। डिग्री मिलती है, संगीत समिति, वो तो है ही, वो तो उसका तो है कल्चर, जी और वो और भी जगह है। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक का इलाहाबाद, मतलब इंडिया में जितने रॉक बैंड या वेस्टर्न म्यूजिक बजाने वाले लोग, उन इलाहाबाद का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो कोई नाम है ऐसा? एक अमित सहगल, मेरा भी बैंड था, मैं भी जी। बजाता था, अंग्रेजी भी बजाता था। ओके, ओके। अमित सहगल एक लड़का था जो कि मेरे साथ का था, 1 साल सीनियर था मुझसे। वो कानपुर रोड पे जो मेथोडिस्ट चर्च है वहां पे उसका घर था। हिंदुस्तान की पहली वेस्टर्न म्यूजिक पे रॉक स्ट्रीट जर्नल अमित सहगल ने निकाली। जितने बड़े बड़े उस लोग बजा रहे हैं, लोग सब जानते हैं अमित सहगल को। मतलब ही इज पायनियर इन पायनियर, कहीं जो दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता कहीं से नहीं निकली, वो इलाहाबाद से निकली मैगजीन। और इलाहाबाद में क्या बहुत बात सारे बैंड्स थे। तो अगर आपको अंग्रेजी, आपको वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जाना है, स्पेशली एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की देन है बहुत। वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बहुत खराब हाल है नॉर्थ ईस्ट के लड़के आते थे। अफ्रीकन बैंड था भाई साहब, उसका नाम था हल्का। ऐसे ऐसे बैंड थे। तो ये साइड भी इलाहाबाद में था। एंग्लो इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन है हाँ, वो टुवर्ड्स एजुकेशन एंड म्यूजिक, उनका अपना। तो ये सारी मिली जुली, देखिए 4 शहर हैं यूपी में जो कि ईस्टर्न, थोड़ा इधर का वेस्टर्न यूपी भूल जाइए, मेरठ आगरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद आस ही पास हैं सब। ये जी 300, 250, 200 किलोमीटर के आसपास सब के unique रेंज में है सब है। सबकी अपनी एक खासियत है। लखनऊ में आपको नवाबी कल्चर, तहजीब, जी। खाना, जायका, खाना। सब कमाल है उसका, जी सलीका, लोगों के तमीज। कानपुर का आपका पूरा बिजनेस सेंटर है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जी कपड़ों का, चमड़े का, लेदर तमाम ही है, लेदर हाँ। का। बनारस हमारा Tradition। रिलीजियस सेंटर है, जी। ट्रेडिशन, जिसका ऋग्वेद तक में नाम है, मतलब जी बहुत ही पुराना शहर, प्राचीन शहर है हिंदुस्तान का, हाँ, वन ऑफ द प्राचीन। इसलिए माना जाता है गंगा जी। इलाहाबाद में कॉलोनियल इम्पैक्ट है, अंग्रेजों का बहुत इम्पैक्ट है। और क्योंकि इलाहाबाद खुद अपने आप में एक प्राचीन और ट्रेडिशनल पुराना शहर है, तो जो दोनों का मिक्स है ना, अंग्रेजी और इंडिया, तो हम लोग बोलते हैं गंगा जमनी। मैं कहता हूँ गंगा जमनी और टेम्स नदी जो लंदन में बहती है, उसका संगम है इलाहाबाद, 3 नदियों का। लंदन की भी, हाँ जी क्योंकि डेफिनेटली आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप देखिए, आप उसका मिक्स देखिए। फिराक साहब उर्दू के शायर, पढ़ाते अंग्रेजी में थे। इंग्लिश, बच्चन साहब हिंदी के कवि, पढ़ाते अंग्रेजी में थे। जी हमको खुद अमर सिंह साहब पढ़ाते थे, धोती पहन के आते थे, पान खाते थे, साइकिल पे आते थे, और ऐसी अंग्रेजी बोलते थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं, वो तो ये जो मिक्स है ना, भी चला कि गया। अपने ट्रेडिशन को बचा के रखो, नई चीजों का भी सेम्बलेंस लो।
विच इज एक्चुअली द आइडिया ऑफ इंडिया। वो इलाहाबाद में दिखता था आइडिया ऑफ इंडिया। इसे क्या मतलब आप क्योंकि आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको लगता होगा कि इसको वापस लाया जा सकता है या कुछ बचाया जा सकता है इसको। देखिए उसी से हमारी शुरुआत है जो हम इस साल कर रहे हैं, ये बज़्म विरासत। जी। तो ये एक्चुअली इसी लिए है ये कि ये जो फेसबुक पे पुराने इलाहाबादियों के ग्रुप्स होते हैं और इलाहाबाद को याद करते हैं और करते कुछ नहीं इलाहाबाद के लिए, तो उन लोगों को झिझोड़ के मैं निकालना चाहता हूँ कि अब ये हर साल का इवेंट है 3 दिन का, जिसमें हर तरह की वो एक्टिविटी होगी। आप लोग आइए, इलाहाबाद के बाहर भी रहते हैं तो आइए। 3 दिन, दिसंबर का महीना है, एकदम गुलाबी ठंड और अमरूद का सीजन, और 3 दिन का बढ़िया मौसम और बढ़िया प्रोग्राम्स देखिए। आप वापस अपने शहर में आइए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, नाते रिश्तेदारों से मिलिए, चले जाइए। एलुमनाई टाइप का प्रोग्राम कर रहे हो मतलब? एलुमनाई तो नहीं है, इलाहाबाद का एलुमनाई टाइप का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें पुराने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और कैसे इस पर सोच विचार किया जाए, कैसे बचाया जा सकता है। तो इसकी एक शुरुआत है। देखिए मैं बताऊं, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, कई इलाहाबादियों को याद नहीं है जी। और ये आई थिंक 83-84 तक तो था। फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, उसके बाद मालूम नहीं। फरवरी के महीने में इलाहाबाद में एक नाट्य संघ होता था। जी जी जी। संगीत समिति में कपूर साहब का वो होता था। बिशुदा थे, हमारे अशोक मोहले साहब थे, टंडन साहब थे, बहुत जबरदस्त। और वहाँ पे 1 एक्ट प्लेज आते थे, पूरे हिंदुस्तान से आते थे। हम लोग ने भी किया है। अच्छा बताइए, गुजराती नाटक है, मणिपुरी नाटक है, लोगों की भीड़ रहती थी। और एक निकलता था, एक प्रोसेशन में निकलता था, उससे फिर वो फेस्टिवल शुरू होता था। और शाम को 5, साढ़े 5 बजे से लेकर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सुकेश सान्याल साहब होते थे। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता था, तो 9, साढ़े 9 बजे खत्म हो गया संगीत। बॉनफायर होता था, कैंप फायर, वो कैंप फायर होता था गवर्नमेंट प्रेस ग्राउंड में। अच्छा, गवर्नमेंट तो जितने पार्टिसिपेंट्स हिंदुस्तान में, वही लोग टेंट में रहते थे। उसके बाद अनाउंस हमारे तो एकदम घरेलू से आशा ब्राउन आंटी वहां पे भी अनाउंस करती थी। फिर वो आती थी तो जज्बा देखिए, वो सुबह उनको वहां भी जाना, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी करने जाना। लेकिन फिर वो 10 बजे आती थी कैंप फायर में, और फिर वो सब लोग पार्टिसिपेट, कोई स्किट कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई फोक सॉन्ग गा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और वो 4, साढ़े 4 में लोग बैठे अपना कंबल उम्बल में सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह 4:30, 5 बजे तक चलता था और फिर हम लोग घर आ जाते थे। ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट मंथ या 15-20 दिन चलती थी। और कभी मैंने नहीं देखा कोई बवाल हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, बिल्कुल सही किसी ने शराब पी के कुछ उद्यम कर लिया, कभी नहीं। जबकि पूरे इंडिया के लोग वहां पे और सारे इलाहाबादी ऑडियंस थे। ये था इलाहाबाद, ये कल्चर था, ये इसको फिर से शुरू किया जा सकता है। तो यही कर रहे हैं हम लोग। बज़्म विरासत जो हमारा जो ये एफर्ट है वो उसी तरह है। और फिर अगर चल पड़ा तो फिर हम इसको और भी एक्टिविटी साल भर में करते रहेंगे। कि किसी महीने फिल्म एक फेस्टिवल कर दिया, फिल्म फेस्टिवल कर सकते हैं, ये फोटो फेस्टिवल कर दिया, 4-5 कर दिया, और फिर ये बज़्म विरासत भी होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सब चीज का कल्मिनेशन। तो आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें कभी? प्लेज वगैरह थे आपके? अच्छा, मेरा तो था इलाहाबाद तो बहुत कम, इलाहाबाद का कोई रहता था। हाँ, उर्दू में अवार्ड लेने के लिए, मतलब कि कुछ मिल जाएगा तो उर्दू प्ले नाम से किया था, तस्वीर नाम का एक प्ले। अच्छा। तो उसमें वहां पे मिला था। एक धीरज भारती साहब बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, थे, डेथ हो गई। वो कॉमेडी प्लेज लिखते थे रेडियो के लिए। अच्छा। उनका एक लव मैरिज था, एक तस्वीर था, उसको करके मैंने रजा मुराद साहब को वहां देखा स्टेज पे। अच्छा, रजा मुराद साहब ने भी बॉम्बे से आते थे ना वो लोग। ओके, कॉलेज में होंगे तब वो अपने थिएटर तभी ग्रुप होगा, वो आते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ा बढ़िया था। हाँ, बहुत अच्छा वहाँ का प्ले आता था, बहुत अच्छे। बॉम्बे से आते थे नायकर साहब। अच्छा, अब आपके करियर पर आते हैं सर। तो आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 84 में ज्वाइन किया, 86 में ज्वाइन किया, यानी कि 89 में आप वहाँ से पास आउट हो गया है। उसके बाद आपने एक फिल्म बनाई 2003 में, हासिल नाम की। बीच में फिर असिस्ट किया, सीखा पहले। कास्टिंग डायरेक्टर थे आप कई फिल्मों में, और फिल्मों में असिस्ट भी किया, बैंडिट क्वीन में भी थे आप शायद। तो ये एक्सपीरियंस लेते हुए 2003 में आपने पहली फिल्म मेरे ख्याल से डायरेक्ट की, हासिल, जिसमें कि इरफान साहब थे। अच्छा, उसके बाद बहुत दिनों के तक गैप हुआ आपका। फिर जब आपने गैंग ऑफ वसीपुर में एक्टिंग की, उसके बाद फिर आप डायरेक्शन में आए। इतना गैप क्यों हुआ सर आपका? नहीं, ऐसा नहीं। हासिल बनाई मैंने
2003 में रिलीज 3 में रिलीज हुई है। फिर मैंने दूसरी पिक्चर 2004 में रिलीज की, चरस। उसके बाद कुछ 6-7 साल का गैप हुआ। तो उसमें कुछ आप लाइन बदल रहे थे, एक्टिंग में आ रहे थे? नहीं, ऐसा एक्टिंग में कभी नहीं आना चाहिए था, वो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वैसे गलती से कर दी मैंने। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप वो डायलॉग बोल दीजिए, वो इलाहाबादियों को बड़ा अच्छा लगता है वो डायलॉग। नहीं, बोलता नहीं है, बोलते नहीं है आप? उसका मजा खराब तुमसे हो ना हो जाएगा। पाएगा। हाँ, उसका मजा खराब हो जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो वो उसमें आप एक्टिंग में आए तो आपको कभी लगा नहीं कि आपके पास पर्सनालिटी भी थी, माशाल्लाह देखने में अच्छे हैं और आवाज़ भी ठीक थी, तो एक्टिंग में क्यों नहीं आए? अमिताभ बच्चन साहब को भी देखते अच्छा थे। हुआ मैं एक्टिंग में नहीं हूँ। अब तो सब बोल साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। हम यहाँ बहुत सालों से हैं, हमने फैजल के दादा को मारा, सरदार को मारा, वो दानिश, और हम अभी तक जिंदा है। काहे कि हम सनीमा नहीं देखते, तुमसे ना हो पाए। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा बन नहीं सकता था, एक्टर क्यों बन नहीं बन जाता। सकते? नहीं, वो इम्पॉसिबल था। मेरे को खून में नहीं है वो चीज, मैं वो नहीं कर सकता। एक्टिंग खून में नहीं था आपके? नहीं, जिस तरह पावर में आप आए, शाहरुख खान के मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको बहुत स्पेशल होना पड़ता है, उतना स्पेशल नहीं था। मतलब इतना आपने उस यंग एज में समझा कि यू डोंट हैव दैट क्वालिटी टू, मतलब मुझको डायरेक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट एनएसडी में आपको पता चला कि यू शुड गो फॉर डायरेक्शन। देखिए, राष्ट्रीय ड्रामा इंस्टीट्यूट है, थिएटर का इंस्टीट्यूट है, फिल्म का इंस्टीट्यूट नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पे फिल्म कैसे बनाई जाए, वो फिल्मों नहीं की एक्टिंग कैसे की जाती है, वो सब नहीं सिखाया जाता है। वहाँ पे एक्टिंग का कोर्स होता है, डायरेक्शन का कोर्स होता है, डिजाइन का कोर्स। तो मैंने तो मांगा था कि मुझको डिजाइन का कोर्स दे दिया जाए, तो लेकिन मैं और एक मणिपुर का बच्चा था, हम लोग दो ही थे जो लोग डिजाइन में, बाकी पूरी क्लास एक्टिंग करना चाहती थी। तो अथॉरिटीज ने बोला कि भाई 2 स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी डिजाइन की नहीं ला सकते हम, एटलीस्ट 4 स्टूडेंट होने चाहिए, तब हम लाए। तो हमको एक्टिंग में ही स्पेशलाइज आना पड़ा। हाँ, एक्टिंग में स्पेशलाइज करना पड़ा। अब मैं जान गया था कि मैं थिएटर नहीं करूंगा, मैं फिल्मों में ही जाऊंगा। और फिल्म क्या है, ये डायरेक्टर का मीडियम है, और मास थिएटर जो है उसके पास नहीं, थिएटर एक्टर का मीडियम है। डेफिनेटली मैं बेवकूफ एक्टर से भी अच्छी पिक्चर बनवा सकता हूँ, बिल्कुल टेक्निक होती है सिनेमा में। और मैं डायरेक्शन में ही जाना चाहता था, फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहता था, इसमें फिल्मों की तरफ गया। मैंने बहुत एनर्जी से निकलने के बाद बहुत ज्यादा थिएटर किया भी नहीं, 1-2 नाटक किए बस, थिएटर नहीं किया। जो फिल्में आपने की तो वो फिल्मों में आप राइटिंग भी मेरे ख्याल से खुद ही करते हैं जी। तो बैकग्राउंड आपका लिटरेरी था? आप पढ़ने लिखने का शौक, मतलब आपको पोएट्री लिखने का और पोएट्री मैंने कभी नहीं, स्टोरीज लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था? स्क्रिप्ट लिखने का शौक था। स्क्रिप्ट लिखी थी आपने इस लाइन में आने के पहले? हाँ, और मैंने पहले कुछ प्लेज को बाहर, विदेशी नाटकों को जी हिंदी ट्रांसलेट किया, अडेप्ट किया, ओके, अडेप्ट किया, कुछ किए भी। तो वहां से मुझको लिखने का कोई सेंस आ गया, कुछ एक मुझे मालूम था मैं लिख सकता हूँ अच्छा। हाँ, क्योंकि सारी फिल्में आपने खुद ही लिखी हैं मेरे ख्याल से, जितनी आपकी फिल्में थी। औरों के लिए भी लिखी है, 3-4 पिक्चर औरों के लिए भी लिखी है। अच्छा, और किसकी फिल्में लिखी सर आपने? मैंने मणिरत्नम की दिल से लिखी है। अच्छा, दिल से। अच्छा, दिल से पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी है? डायलॉग्स लिखे हैं, स्क्रीन प्ले नहीं लिखी? नहीं, मणिरत्नम खुद लिखते हैं उसके लिए। हाँ, अपने फिल्मों का तो स्क्रीन प्ले भी हाँ, राजकुमार संतोषी के लिए लिखी है स्क्रीन प्ले, डायलॉग सबके लिए लिखे हैं आपने। तो डायलॉग्स लिखने का जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से था? इलाहाबाद से। वो टच आता है आपका उसमें? कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते जिसमें वहीं का अंदाज हो पूरा? बनाई ना, मेरी पहली पिक्चर वैसी हासिल। हासिल एक तरह से इलाहाबादी, क्या वो एक मतलब उसमें एक आपका विजन दूसरा था, वो इलाहाबादी मतलब शैली लाने का मतलब वो, हाँ, मतलब इलाहाबादी ऑब्जेक्ट नहीं था वो, मतलब उसमें लोकनाथ और क्या बोलते लंतरानी, लंतरानी नहीं थी उसमें जी, और लोकनाथ और पूरी अय्यापुरी वो सब नहीं था, सिर्फ लोकेशन था वहाँ। लेकिन हाँ, और ये यूनिवर्सिटी पे था, क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स पे था, तो उसी दुनिया में रही वो पिक्चर जी। अभी क्या है आपका आइंदा करने का प्रोग्राम फिल्म में? अभी 1-2 फिल्में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखी है आपने? लिख रहा हूँ आसिफ साहब के ऊपर,
के आसिफ साहब का। हाँ, उनकी बायोपिक पे काम कर। के आसिफ साहब पे लिखेंगे तो मुगल आजम बेस पर लिखेंगे। हाँ, 2.5 पिक्चरें तो बनाई उन्होंने। हाँ, फिल्में तो ज़्यादा नहीं बनाई उन्होंने, तो इसी पर की। अच्छा, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं या बहुत सारे फिल्मों के लोग हैं, उनका कहना होता है कि डायरेक्टर एक ही 2 फिल्में बना पाता है, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर डायरेक्टर हो। सहमत है इस बात से? डिपेंड करता है उसने इवेंचुअली कितनी पिक्चर बनाई। क्योंकि आपने तो साहब बीबी गैंगस्टर 1 बनाई, फिर 2 बनाई, फिर 3 बनाई, पान सिंह तोमर भी बनाई। पान सिंह तोमर भी बनाई। पान सिंह तोमर तो एक ही बनाई, मतलब ये इसमें 3 बनाई आपने फिल्में। और पान सिंह तोमर तो मेरे ख्याल से आपकी सबसे अच्छी फिल्मों में, और नेशनल अवार्ड भी उसे मिला है सबसे अच्छी फिल्म में। इरफान साहब के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, कुछ उनके बारे में बताएंगे, इरफान साहब के बारे में? इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, मैं खुद बहुत बता चुका ब्रीफ प्लीज। हूँ। मेरा वही एक दोस्त था इस इंडस्ट्री में, और हमारी उसकी मेरी दोस्ती नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। वो उसी वक्त मुझसे 2 साल सीनियर था वो जी। लेकिन हमारे आने के 1 साल पहले 0 ईयर हो गया था। तो हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए तो इरफान 3rd ईयर में था और 2nd ईयर में कोई नहीं था, देयर वाज नो बैच, बिकॉज वो कम लोग थे। तो हम 3rd ईयर और 1st ईयर का इंटरेक्शन उस 1 साल बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही। और पता नहीं क्या था, इरफान जबकि अपनी क्लास में इंटेंस लड़का माना जाता था, लेकिन सबसे अच्छा एक्टर नहीं माना जाता था। कोई और था जिसको सब लोग अच्छा एक्टर मानते थे, और बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बहुत ही छोटे कमरे में रहता था। उसके वही 2-3 दोस्त थे, इंक्लूडिंग यू, मैं और उनका वाइफ जो जिससे इरफान ने श्रुतपाल, वो भी साथ में इरफान के सेम बैच में थी। उन्होंने एक नाटक हुआ, एक गोरकी का प्ले लो डेप्थ्स, और उसमें मैंने इरफान को देखा पहली बार। मतलब मैं तो उससे पहले तो एडमायर किया उसके टैलेंट को, मतलब क्या इंटेंसिटी थी उसकी, मतलब उसके चेहरे पे, उसके अलावा किसी और को देखने का मन नहीं कर रहा था, जिसका मतलब प्रेजेंस बहुत तगड़ी है उसकी। हाँ, फिर वो जो भी नाटक उन साल हुए, उन्होंने 3rd ईयर उनको डिप्लोमा प्रोडक्शन भी करने पड़ते हैं एग्जाम के लिए जी। तो बहुत सारे नाटक हुए। तो इरफान का मैंने उस साल भर में काफी काम देखा 3rd ईयर में। बहुत अच्छी दोस्ती है। फिल्मों में मेरा फिल्मों की तरफ झुकाव था, और मैं बहुत सारा बाहर के एक्टर्स, सीरियल्स में भी आपने टेलीविजन में भी काम किया था आपने कहा। मैं आपको एनएसडी के बारे में बता रहा हूँ, टीवी के बाद की बात में इरफान के बारे में जी बता। तो वही जो चीजें उसको पसंद आती थी, जो मुझको पसंद आती थी, सेम थी, और एक दूसरे के साथ एक मैंने तो कुछ तब तक काम किया नहीं था, क्योंकि मैं तो पढ़ ही रहा था। जितने ही बड़े एक्टर्स दिखाई पड़ते हैं, इंट्रोवर्ट ही दिखाई पड़ते हैं कि वो इंट्रोवर्ट्स थे, लेकिन वो जब एक्टिंग करते थे तो बड़े इंटेंस एक्टिंग करते थे। आमतौर से कई लोग, अमिताभ बच्चन साहब को भी कहा जाता था कि इंट्रोवर्ट थे, लेकिन एक्टिंग जब करते थे तो वो इंटेंस करते थे। इरफान वैसा इंट्रोवर्ट नहीं था कि अपने में घुसा हुआ हो, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आउटडोर और बहुत मजेदार आदमी था वो, तो यार बाज था बहुत। और अच्छा तिमांशु भाई, ये बताइए कि आपका जिंदगी को लेके विजन है क्या? आप फिल्में बनाना चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो आप लोगों से कहना चाहते हैं, वही फिल्में बनाना चाहते हैं, वही फिल्में बनाते हैं? क्योंकि आप राइटिंग भी आपकी अपनी होती है, तो डेफिनेटली आपका अपना विजन है। तो मतलब क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं दुनिया में, क्या होना चाहिए, या क्या आप करना चाहते हैं फिल्मों के जरिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जियो और जीने दो यार, और क्या, जीने दो। जियो तो फिर भी पर्सनल हो जाता है, जीने दो लोगों को कायदे से। जीने की, दूसरों को अच्छी तरह से जीने के लिए, कायदे की जिंदगी जीने के लिए जो भी इंसान कर सके वो करना चाहिए। तो जितनी फिल्में आपकी, वो तो गैंगस्टर पर और वायलेंस पर, मतलब इस तरह की है, तो इसमें जीनो दो वाला, वायलेंस वाली पिक्चर कौन सी है? वायलेंस मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी पर भी थी, तो उसमें भी वायलेंस ही हो रहा था। गैंगस्टर तो नाम ही था गैंगस्टर। रामायण में वायलेंस नहीं है, वायलेंस नहीं, महाभारत में वायलेंस नहीं है, करबला की लड़ाई की अब जब पढ़ते हैं वायलेंस नहीं है, वो वायलेंस है। एक बाइबल में वायलेंस नहीं है, जीसस क्राइस्ट की कहानी, कौन सी कहानी ऐसी है दुनिया की जिसमें वायलेंस नहीं है? सच और झूठ की लड़ाई है ना आपकी। सच और झूठ की लड़ाई तो थी नहीं। किसमें मतलब यूनिवर्सिटी में कहाँ सच झूठ की लड़ाई है? वो तो एक 2 ग्रुप की लड़ाई है। याद है हासिल, होता क्या है, इरफान इज अ विलेन जी, और उसका खात्मा होता है एंड में, दोनों लवर्स इवेंचुअली सच की लड़ाई होती है, देरी टनल से बाहर निकल के हाथ में लेके निकल लेते हैं। मैसेज यही देना चाहते हैं सच्चाई हर प्यार में, इश्क जीतेगा, बढ़ाना। पान सिंह तोमर में भी क्या है जी, वो तो अपने जीने के लिए लड़ रहा था, उसको तो सोसाइटी, समाज ने और सिस्टम ने उससे निकला वो। अच्छा, जियो और जीनो 2 में ये होता है ना कि, और जरूरी नहीं भाई साहब कि हर जो आपका विजन हो जिंदगी में हर पिक्चर में रिफ्लेक्ट करे, ऐसा नहीं है।
लेकिन मैं कहीं तो ना कहीं मशीन रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगा, हूँ। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आर्टिस्ट भी थोड़ी देर बाद सोचता है कि यार मैं नेता भाषण थोड़ी, मुझको समाज थोड़ी बदलना है। अभी नेता है आप। समाज नहीं बदलता फिल्म मेकर, अपने जहन में एक बात समझ लीजिए, मेरा काम समाज बदलना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना, वो कर इंस्पायर रहा करना, है कर रहा है वो है वो सोच बदल देना। नहीं, बात नहीं सुना। जब मैं शुरुआत करता हूँ लिखने की पेन से, तो मेरा मन ये नहीं करे मुझको आप समाज बदलना है। यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। अगर उससे कुछ असर किसी पर पड़ रहा है तो बाय प्रोडक्ट है उसका, मेन नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेन क्या है? बिल्कुल एंटरटेन, एंटरटेनमेंट ही। बिल्कुल हर किस। जब आप एंटरटेनमेंट का मतलब भी समझिए, आप एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ मजा देना नहीं होता है। हेल्दी एंटरटेन, अगर मैं आपको रुला दूं या किसी बात से आपके जहन में कोई सवाल पैदा करवा दूं, बता दूं, वो हर तरह का एंटरटेनमेंट, उसको सब एंटरटेनमेंट के दायरे में ही आता है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कमर्शियल पिक्चर। मैं तो जब श्याम बेनेगल की आर्ट ही फिल्में देखता हूँ, वो मुझको इंस्पायर करती है, तो मैं एंटरटेन ही तो हो रहा हूँ, नहीं तो मैं उठ के चला नहीं जाता। तो एक तो एंटरटेनमेंट का मतलब लोग समझते नहीं है। एंटरटेनमेंट का लोग समझते हैं मजा लो, रुला के भी आपको मजा आता है, रोकर भी मजा आता है ना। बहुत आता है। तो फिर रोने में बल्कि ज्यादा मजा आता है। सैड सॉन्ग भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, सैड फिल्में भी ज्यादा अच्छी, ट्रेजेडी हमेशा वर्क करती है, ज्यादा अच्छी लगती है हमेशा। हाँ। और इंटरटेनमेंट करके भी जियो जीनो दो का एक मैसेज दिया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। राज कपूर साहब ने क्या किया, यही तो किया। बिल्कुल, और एक मैसेज भी दिया, हर फिल्म में उन्होंने मैसेज दिया। और ये मैसेज, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप इतना सोचते हैं अच्छी बातें, तो मैसेज को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि मैसेज क्या देना है आपको। वैसे होता ही है, हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज तो होता ही है, लेकिन प्रायोरिटी में होना चाहिए कि ये करना चाहता हूँ। हर फिल्म में मैसेज नहीं होता है, लेकिन आपकी तो मेरे ख्याल से सब फिल्मों में कुछ मैसेज हो गई। भाई साहब क्या होता है, जरूरी नहीं कि पिक्चर की पूरी थीम में मैसेज हो। हाँ, तो किसी एक सीन में भी मैसेज हो सकता है, किसी के एक डायलॉग में कोई मैसेज हो सकता है, जो वन लाइन जरूरी नहीं कि पिक्चर की थीमेटिक पे एक अपील टोटल या तो मैसेज वाली हो। वो तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिर वो चलती भी नहीं फिल्म में। डेफिनेटली। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हाँ, बहुत आपने सब चीज़ें, सारी चीज़ें बताई, आगे का अपना विजन ही बताया। सबसे अच्छी बात जो लगी कि आप इलाहाबाद में एक प्रोग्राम ऐसा शुरू करना चाहते हैं जिससे कि एक हेरिटेज बचाया जा सके या कुछ अच्छा गेट टुगेदर किया जा सके। भी एक इंटरटेनमेंट भी है और एक मैसेज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साले यहाँ बैठे छुटभैया नेता, छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात वहाँ थे, सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।